पता नहीं है? खड़े होने संगत पता नहीं? हाँ, चैप्टर 1 डालिए सभी लोग। चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। लिख गया? इसमें लिखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात नई लाइन से जिन संख्याओं को संख्या रेखा, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यवस्थित किया जा सके, जिन संख्याओं को संख्या réखा पर व्यवस्थित किया जा सके, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लिख गया? अब इसमें जैसे लिखो फिर हम समझाएं आपको। ये तो लिखने का काम हो गया आपका। जैसे 5 22/7 3.14 2 सही 1/2 पाई 1 डैश आदि। लिख गया सबका? अब बात आ गई समझने की। याद रखिएगा, अगर आज आप वास्तविक संख्या पढ़ोगे तो जीवन के हर पड़ाव पर तुमको वास्तविक संख्या का ज्ञान होना चाहिए। गणित जब भी पढ़ोगे वास्तविक संख्या नहीं पता होगा, गणित का शुरुआत नहीं हो सकता। गणित में आपने गिनती 1 2 3 4 याद तो कर ली, लेकिन जब तक आप वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक ये सब नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आगे चलकर फंस जाओगे। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? तो वास्तविक संख्या हमें क्या पता चली कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं
वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। किसको छोड़कर? काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी हैं? वास्तविक संख्या। अब आपके मन में बात आएगी कि 2, गिनती का 2, क्या ये वास्तविक है? हाँ, गिनती का 2 वास्तविक है। 2.5, 2.5 जिसको बोलते हो, क्या ये वास्तविक है? हाँ, ये भी वास्तविक संख्या है। 7, ये भी वास्तविक संख्या है। पाई का सूत्र पढ़ा होगा कक्षा 8 में, मेंसुरेशन में पाई का उपयोग क्या होगा? पाई का मान 22/7 याद किया होगा। तो पाई वास्तविक संख्या है, 22/7 वास्तविक संख्या है, 3.14 वास्तविक संख्या है, 7.2 वास्तविक संख्या है। दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वो क्या है? वास्तविक है। तो अगर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो कहना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं? आपके मन में जितनी भी बात आ जाए वो सारी बात बता देना, वो सब वास्तविक हैं। किसको छोड़कर? रूट के अंदर निगेटिव नंबर को छोड़कर। रूट के अंदर निगेटिव नंबर को छोड़कर। क्या कोई तुमसे कहे कि √-3 ये वास्तविक संख्या है? तो रूट के अंदर माइनस में संख्या लिखी हो, रूट के अंदर माइनस में संख्या लिखी हो, बस वही वास्तविक संख्या नहीं है, बाकी सब वास्तविक संख्या है। तो फिर बताओ, रूट के अंदर 3 वास्तविक है कि नहीं है? -3 नहीं है। हाँ, रूट के अंदर 4 वास्तविक है कि नहीं है? रूट के अंदर -4 नहीं है। रूट के बाहर -2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या है, रूट के बाहर है, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। अगर वास्तविक संख्या होगी नहीं तो होगी कैसे? काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। तो अब आपके मन में कोई भी अगर संख्या आ रही है और रूट के अंदर अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो कैसी संख्या है वो? वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है? वास्तविक। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं? वास्तविक हैं। किसको छोड़कर? रूट के अंदर माइनस के नंबर को छोड़कर। क्या आई बात समझ में? फिर दूसरी परिभाषा हमने लिख रखी है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यवस्थित किया जा सके। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यवस्थित किया जा सके। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यवस्थित किया जा सके। व्यवस्थित माने संख्या रेखा पर हम रख सकें, जिनकी कोई पोजीशन हो, जिनका कोई स्थान हो, उसी को कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या। और जिसका कोई स्थान नहीं है वो संख्या कैसी होती है? वो काल्पनिक संख्या होती है। वो कैसी संख्या होती है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या कोई अगर तुमसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बता पाओगे? क्या बता पाओगे? कहना परिमेय। बोलो, परिमेय और अपरिमेय। बोलो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछे कौन कौन सी होगी, तो कहना कि दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक हैं, सिर्फ रूट के अंदर माइनस के नंबर को छोड़कर। क्या बोलोगे? बाकी सभी वास्तविक संख्या हैं। क्या वास्तविक संख्या सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया पहली बात? चलिए अगली हेड डालिए। अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, क्या ये इतने एग्जाम्पल हैं? इतने एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे हैं। आदि लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस उसमें से हमने कुछ लिख दिए हैं दर्शाने के लिए, कुछ लिख दिए हैं दर्शाने के लिए। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो लिखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं
वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याएं होती हैं या काल्पनिक संख्या होती है। लग गया? यानी अभी हमने वास्तविक पढ़ा था, जो संख्या वास्तविक है वो तो वास्तविक है ही, और जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है। जैसे जैसे बेटा अभी बताया था काल्पनिक संख्या की क्या पहचान होती है? रूट के अंदर माइनस लगाओ, माइनस, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर 1.5 डैश आदि। समझ पाए? ऐसा कोई जिसको वास्तविक और काल्पनिक समझ में ना आया हो? आ गया? देखिए बिल्कुल किताब हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं आपको, बढ़िया तरीके से पढ़िए। कोई समस्या हो तुरंत पूछिए, अगर पूछोगे नहीं तो दिक्कत बनी रहेगी, ठीक है ना? जो ना समझ में आए उसको पूछ लेना। तो वास्तविक संख्याएं हो गई और काल्पनिक संख्याएं हो गई। इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इसके बाद लिखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत, प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, समझ गए? प्राकृतिक बोला जाए या प्राकृत संख्या बोला जाए, एक ही चीज है। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? हाँ, फिर से बोलो। हाँ, वे संख्याएं जिनको गिनने के काम में लाया जाता है, जिनको गिनने के काम में लाया जाता है उनको कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनने के काम में लाया जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि चलो बताओ क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो कैसे गिनोगे? कहाँ से गिनोगे? कैसे गिनोगे? बताओ, तुम बताओ दीक्षित जी, कैसे गिनती शुरू करोगे? क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? 1 से शुरू करोगे, बस पहला आंसर मिल चुका है। अगर कोई तुमसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, तो कहना प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या 0 तो नहीं बताओगे? क्यों? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको गिनने के काम में लाते हैं, जिनको गिनने के काम में लाते हैं। और गिनने के काम में किसको लाते हैं? 1 से गिनते हैं। क्या कभी 0 से भी गिनते हैं? क्या कहा जाए 0 बिटिया, 1 बिटिया, 2 बिटिया? नहीं। क्या कहेंगे? 1 2 3। 0 से कभी गिनती नहीं शुरू करते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं कि ये वे संख्याएं हैं जो गिनने के काम में लाई जाती हैं। क्या प्राकृतिक संख्या समझ में आई? क्या बताओगे? वे संख्याएं जिनको गिनने के काम में लाया जाता है। तो लिखिए इसमें, वे संख्याएं जिनको गिनने वे संख्याएं जिनको गिनने के काम में, वे संख्याएं जिनको गिनने के काम में लाया जाता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझे? इसमें पहले नोट लिखेंगे। पहला नोट क्या है? पहला नोट यह है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ होती है।
प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ होती है। नंबर दो, प्राकृतिक संख्या अनंत तक, अनंत, ये क्या लिखा हुआ है, सिंबल क्या क्या बना हुआ है ये, हिंदी में भी लिख लो। प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है। नंबर तीन, ये दशमलव में नहीं होती, ये दशमलव में नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ होती है, प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है, ये दशमलव में नहीं होती है। लिख गया? सबने लिख लिया? अब बताओ, तुम बताओ, 2.5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है? हमने पूछा 2.5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, हाँ या ना? ये प्राकृतिक संख्या है। कैसे है? प्राकृतिक संख्या क्या होती पहले ये बताओ। अभी क्या बताया हमने? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अभी क्या पढ़ाया? तुरंत ही खाएंगे। 1 से आरंभ हो, ये तो नहीं लिखाया। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो गिनने के काम में लाई जाती हैं, जो और हमने यहाँ लिखा 2.5, 2.5 ये तो दशमलव की हो गई। हाँ, और क्या गिनते गिनते कभी ये कह सकते हो 1 बिटिया, 2 बिटिया, 2.5 बिटिया, 2.5 बिटिया कि 3 बिटिया? 3 पूरी बिटिया होंगी। हाँ, ये 2.5 बिटिया भी होंगी? नहीं। नोट गिनते हो, 500 के नोट गिनते हो फीस देने के लिए? 1 नोट, 2 नोट, 2.5 नोट कि 3 नोट? 3 नोट पूरी गिनी जाती हैं। गिनती करने के लिए हम कितने का प्रयोग करते हैं? पूरे का प्रयोग करते हैं। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, समझ रहे हो? 4 स्थान, 5 स्थान, कभी भी दशमलव की बात नहीं करते हैं। और यहाँ नोट क्या लिखवा दिया भैया? सीधे नोट ही लिखवा दिया, ये दशमलव में नहीं होते हैं। फिर भी नहीं बता पा रहे हो, 2.5 लिखा हुआ है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, ये तो दशमलव में है। हाँ, लवेश तुम बताओ। 2.1 प्राकृतिक संख्या है क्या ये? बैठ के बताओ, बैठ के। आंसर सटीक दो, खड़े होने की जरूरत नहीं है। और तुम खड़े कितने भी हो जाओ और आंसर गलत दोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तुम अगर सीख रहे हो तो वही सबसे बड़ा सम्मान है। बताओ बेटा, फटाफट बताओ। फिर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये दशमलव की संख्या है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा बताओ, 0 अब इसमें तो नहीं दशमलव लगा है, ये बताओ। चलो तुम बताओ, पाटू का बताओ, क्यों नहीं है? 0, वेरी गुड, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो तुम बताओ, टॉपर, बैच के टॉपर। हाँ, चटिया लगाते हो वहाँ, सूरज के साथ में चटिया लगाते हो और बताते हो हम घर से आ रहे, झूठ बोलते हो। अभी फ़ोन करेंगे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा बताएंगे, लड़का बड़ा हो गया, समझो इसको। -1 बताओ प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? मुँह से बोलो, जल्दी बोलो, क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं लगा होता है। कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जो छूटा है इसमें। जैसे कौन कौन सी संख्या? 1 2 3 4 5 अनंत तक। ये सिंबल काहे का बना हुआ है? अनंत मतलब बहुत दूर तक। हाँ, जो ख़त्म ना हो। तो अगला पार्ट डालिए सभी लोग। क्यों टाइम देख रहे हो? अगली हेडिंग डालिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हो गया। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी मिला लिया जाए, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी मिला लिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। प्राप्त समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी कई बच्चे समझ गए होंगे, उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगा लिया कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 0 से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। लेकिन जब हम इसकी शुरुआत 0 से कर दें, कहाँ से कर दें? 0 से। तो ये जो समूह बनता है, इसी समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याओं का समूह। समझ गए? यानी कि इसको हम दूसरी तरीके से कहते हैं कि भैया 0 में प्राकृतिक संख्याओं को मिला लो, पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या कह सकते हो? 0 में प्राकृतिक संख्याओं को मिला लो, पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम यहीं से एक बात पूछें, कौन बताएगा? तुम बताओगे, तुमसे पूछेंगे हर बात। तुम पढ़ाई में मन कम लगाते हो थोड़ा सा। बताओ पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होंगी? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होंगी? दिमाग लगा के बताओ। 0 से शुरू होंगी। बिल्कुल सही बताया। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से। और उसी प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 से शुरुआत कर देंगे तो उन्हीं संख्या को क्या कह देंगे? पूर्ण संख्याएं। क्या कह देंगे? पूर्ण संख्याएं। तो नोट लिख लो इसके नीचे नोट लिखो। पहला नोट, पूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं का आरंभ शून्य से होता है। शून्य यानी ब्रैकेट में 0 से होता है। दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट है पूर्ण संख्याएं अनंत। पूर्ण संख्याएं अनंत तक होते हैं। अगला, ये दशमलव में नहीं होते। अगला, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं। 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं।
यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? लिख गया इतना सबका? जैसे लिख लो, जैसे जैसे क्या है जैसे में? कहाँ से शुरुआत होगी? 0 1 2 3 4 5 तो 1 2 1 वास्तविक संख्या भी है। क्या 2 काल्पनिक है? जो वास्तविक होगा वो काल्पनिक नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टे। अगर आप वास्तविक कह दोगे तो कभी भी आप काल्पनिक नहीं कह पाओगे। तो ये वास्तविक तो हैं। क्या है ये? वास्तविक। 2 वास्तविक है। फिर क्या गिनती करते हो जिस समय उस समय 2 आता है? तो ये प्राकृतिक भी प्राकृतिक नहीं हुई? और जब प्राकृतिक हुई तो क्या ये पूर्ण संख्या हुई? हाँ, ये पूर्ण संख्या भी है। क्या आई बात समझ में? तुम बताओ, 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? और क्या 0 पूर्ण संख्या है? 0 क्या वास्तविक संख्या है? 0 वास्तविक संख्या नहीं है। तो क्या काल्पनिक है? 0 वास्तविक नहीं तो क्या काल्पनिक है? तो वास्तविक भी नहीं काल्पनिक भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वास्तविक है। जो संख्या वास्तविक होगी वो काल्पनिक नहीं होगी, और जो काल्पनिक होगी वो वास्तविक नहीं होगी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संख्या वास्तविक भी ना हो और काल्पनिक भी ना हो। एक रूप तो निश्चित होगा ही होगा। समझ गए? चिड़ैया जिंदा है इसका मतलब मरी नहीं है, और अगर चिड़ैया मरी हुई गई तो वो जिंदा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि चिड़ैया जिंदा भी है और मरी भी है। ये मत कहना कोमा में चली गई। ठीक है? बताओ, ये पूर्ण संख्या वाली बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मन में रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा सबसे पहले? कॉपी में देखना, ऐसे बताने की कोशिश करो। ऐसे बताने की कोशिश करोगे जल्दी सीख जाओगे। सबसे पहले क्या सीखा? उस वास्तविक संख्या में अपनी देहाती भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो सब वास्तविक है। दुनिया का फिर हम लोगों ने पढ़ा काल्पनिक। काल्पनिक संख्या में जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है, जो वास्तविक है नहीं है वो काल्पनिक है। जरा ये देख लेते हैं काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। रूट के अंदर जो माइनस लगा होता है, जहूद है जहू क्या करैया। अरे रूट के अंदर जब माइनस लगी होती है तो वो संख्या काल्पनिक होती है। रूट के अंदर माइनस लगा होगा तो संख्या काल्पनिक होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हाँ, जिन्हें गिनने के काम में लाया जाता है वो प्राकृतिक संख्या होती है। समझ गए? फिर प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं थी, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को भी मिला लो, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी मिला लो, पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या होती हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? आज इतना ही लिखाएंगे, ज़्यादा लिखाएंगे फिर एक में मिक्स हो जाएगा। इतना याद करके आइए, फिर कल सुनाएंगे पढ़ाएंगे आगे। बताओ क्लियर हुआ सबको? ये बहुत ही सरल चैप्टर है, फिर आगे चलकर थोड़ा सा टफ बन जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है? इसी का एक पार्ट है, हम लोगों को पढ़ना है। इसमें एक रूट वाले पढ़ाएंगे हम लोग, रूट के क्वेश्चन होंगे, वही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? ये कुछ पेपर में नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ बहुविकल्पी यहाँ से मिलेगा 1 नंबर का, उसमें भी परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखनी होगी, केवल एग्जाम्पल पूछेगा, कहेगा 2 कैसा नंबर है। पहला ऑप्शन लिखा होगा काल्पनिक, तो काल्पनिक है 2। अगला लिखा होगा वास्तविक, अगला लिखा होगा प्राकृतिक, अगला लिखा होगा वास्तविक प्राकृतिक दोनों। तो कौन सा टिक करोगे? वास्तविक प्राकृतिक दोनों, क्योंकि दोनों है। नहीं समझ पाए तो पेपर में ऐसे आएगा, लगा पाओगे? अभी हम लोगों को और भी बहुत सारे रूप पढ़ने हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे कि दिमाग बंद हो जाए, इतना पढ़ेंगे जितना दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो सेट हो गया आज वाला? भूलोगे तो नहीं? तुम बताओ, भूलोगे तो नहीं? कुछ नहीं भूलोगे? कल जो पूछेंगे सब बता दोगे? ठीक है, ये तो पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी यह है कि जिन बच्चों को चीज़ें याद नहीं है उनके पास सुनहरा मौका है। चैप्टर नंबर 1 में लगभग 1 हफ्ता आपको याद करने का पूरा मौका मिल जाएगा। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है
तो आप इस चैप्टर में पहाड़े याद कर सकते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग आगे लिखने वाले हैं पूर्णांक। लिखे सभी लोग पूर्णांक। पूर्णांक इसमें लिखिए जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक की संख्याओं को मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। छूट गया को संख्याओं को मिला लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं को मिला लिया जाता है तो प्राप्त समूह पूर्णांक का समूह कहलाता है। पूर्णांक का समूह कहलाता है। यानी कि जब हम एक से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक, तो इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? और जब इस प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लिया जाता है तो जो ग्रुप यानी समूह प्राप्त होता है। टाइम से आगे बेटा कहाँ थी? अच्छा प्रिपेयर। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी मिला लिया जाता है तो जो समूह तैयार हो रहा है इस समूह को क्या बोल देते हैं? वेरी गुड। पूर्णांक नहीं बोलेंगे बेटा, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। और फिर हमने कहा जब पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव के नंबर को भी मिला लिया जाए। क्या मिला लिया जाए? -1 -2 -3 डैश माइनस का अनंत। तो इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? इन्हीं को कहेंगे पूर्णांक। नहीं समझ में आया तो अगर कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? वेरी गुड। कोई पूछे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? वेरी गुड। पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं? माइनस के अनंत से। कहाँ से? कोई पूछे प्राकृतिक संख्या कहाँ समाप्त होती हैं? कोई पूछे पूर्ण संख्या कहाँ समाप्त होती हैं? कोई पूछे पूर्णांक कहाँ समाप्त होते हैं? माइनस के अनंत पर। माइनस के अनंत से शुरू होकर प्लस के अनंत तक। किसके अनंत तक? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आज के बाद पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या बता ले जाओगे? नहीं बता पाओगे? बताओ 3 कैसा नंबर है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या? 3 प्राकृतिक संख्या है, बाकी कुछ नहीं है। बिटिया कह रही हैं क्या है? पूर्ण भी है और क्या है? तो एक बार बताओ ना, कह दो सर जी ये तीनों हैं। सर जी ये फिर 5 प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है। पूर्णांक अच्छा फिर बताओ 0 क्या है? खाली पूर्ण है और कुछ नहीं है? पूर्णांक भी है।
जीरो जो है वो पूर्ण वास्तविक तो है ही, इनमें से बताना है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो क्या पूर्णांक है? हाँ, जीरो पूर्णांक भी है। क्या जीरो प्राकृतिक भी है? नहीं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? नहीं समझ पाए। माइनस का 5 बताओ, पूर्ण संख्या की पूर्णांक की प्राकृतिक? पूर्णांक। ना तो पूर्ण संख्या ना ही प्राकृतिक संख्या। क्या है ये? बोलो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, लिख लीजिए, जैसे करके ये लिख लो। नीचे नोट लिख लेना। क्या नोट है? पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक होते हैं। पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक होते हैं। नंबर 2, पूर्णांक दशमलव में नहीं होते हैं। पूर्णांक दशमलव में नहीं होते हैं। पूर्णांक के अनेक रूप होते हैं। पूर्णांक के अनेक रूप होते हैं। ये चिड़ियाघर बहुत जाता है, रोज कोचिंग आओ करे ना, चिड़ियाघर में पैक कर दियो तो भाई। चलिए डालिए हेडिंग। हेडिंग डालिए, पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार हो गया। तो सबसे पहले अब समझो, लिखना नहीं क्योंकि पूरी विद्वत नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट में लिखेंगे। पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक कई प्रकार के होते हैं, लिखा ना, पूर्णांक के अनेक रूप होते हैं। वही हेडिंग पढ़िए, पूर्णांक के प्रकार कौन कौन से रूप होते हैं। बहुत ध्यान सुना, लिखना नहीं है, केवल अभी देखना है, फिर एक साथ में लिख लेना। सबसे पहले बनेगा धन पूर्णांक, फिर दूसरा बनेगा ऋण पूर्णांक, तीसरी हेडिंग पड़ेगी शून्य पूर्णांक, ठीक है। चौथा बनेगा धनेतर, धनेतर पूर्णांक। अगला बनेगा ऋणोत्तर पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणोत्तर पूर्णांक। अगला बनेगा शून्येतर पूर्णांक। एक एक लाइन छोड़कर हेडिंग लिख लो फटाफट, एक एक लाइन छोड़ते जाना। हाँ, पढ़ाई पर आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? धन पूर्णांक। अब ये धन पूर्णांक क्या है भैया? वो नंबर जो धन 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 मतलब प्लस के हों, जो प्लस के हों। सबसे पहले ये बताओ पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? माइनस अनंत, डैश 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 डैश, -3,
-2 -1 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 चलते जाएंगे डैश कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या एग्जाम्पल लिख दिया, पूर्णांक का। क्या एग्जाम्पल लिखा, इस पूर्णांक में कितने प्रकार की संख्याएं आ रही हैं, इस पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं आ रही हैं। एक वो जो प्लस की हैं, एक वो जो प्लस माइनस की हैं, एक वो जो ना प्लस की है ना माइनस की है, अर्थात शून्य। शून्य कैसा होता है, ना प्लस का ना माइनस का। समझ गए। तो हमने यहाँ पर लिखा धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस का। तो बताओ धन पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डैश। बोलो हाँ या ना। क्या इसको समझ में आ गया सबको, 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, ये हो गया धन पूर्णांक। बोलो ऐसा कोई जिसको धन पूर्णांक ना समझ में आया हो। फिर अगला है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक अर्थात वो पूर्णांक जो माइनस के हैं, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस अनंत। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या। फिर अगला है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक अर्थात केवल शून्य। समझ गए। अब यहाँ से बच्चों को समस्या होती है, ये बच्चों को नहीं आता है। क्या लिखा हुआ है, धनेतर पूर्णांक। धनेतर पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक को छोड़कर। धनेतर, जब धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक लेने हैं, और जब धनेतर का है तो धन को नहीं लेना है, बाकी सब ले लेना है। धन को नहीं लेना है, बाकी सब ले लेना है। तो धन के नंबर मतलब धन के नंबर कहाँ से चालू हैं, यहाँ ये मतलब बाकी ये सारे ले लो। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 -1 -2 -3 -4 डैश माइनस अनंत। बोलो ऐसा कोई जिसको धनेतर ना समझ में आया हो। धनेतर मतलब क्या है, धन का मत लेना, बाकी सारे ले लो। नहीं क्लियर हुआ। फिर ऋणेतर मतलब, फिर आप बता दो हमको। माइनस का मतलब ये मत कहो प्लस का लो, सिर्फ इतना कहो कि माइनस का नहीं लेना है। क्या कहोगे, तो माइनस के नंबर कहाँ से शुरू हैं, ये वाले सारे माइनस के हैं, ये मत लो। कौन से ले लो, माइनस के मत लो, बाकी सब ले लो। 0 1 2 3 4 डैश अनंत। नहीं क्लियर हुआ क्लियर। अगला क्या है, शून्यतर पूर्णांक। शून्यतर पूर्णांक मतलब शून्य को छोड़कर। इतनी सारे नंबर लिखे हैं, किसको छोड़ दोगे, शून्य को छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, माइनस अनंत डैश -3 -2 -1 0 मत लिखना। फिर 1 2 3 4 डैश प्लस का अनंत। बताओ इसमें कौन सी चीज़ तुमको समझ में नहीं आई। जब धनेतर का है तो धन का ना लो, बस बाकी सब ले लो। जब ऋणेतर का है तो ऋण का मत लो, बाकी सब ले लो। और जब शून्यतर का है तो शून्य मत लो, बाकी सब ले लो। नहीं समझ पाए। दशमलव पूर्णांक कभी दशमलव में होता नहीं है। पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं होता है। कहाँ गया नोट, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है नोट। नोट कहाँ दिख रहा है, ये साफ साफ लिखवा दिया। पूर्णांक दशमलव में नहीं होते हैं। जब पूर्णांक दशमलव में नहीं होंगे तो पूर्णांक के प्रकार में दशमलव कतई नहीं आएगा। नहीं क्लियर हुआ। और बताओ क्या क्लियर हुआ सबको। नोट कर लो एग्जाम्पल ये बची हुई हैं, पैर अंदर रखो। 2 प्रकार की संख्याएं बची हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है परिमेय, एक का नाम है अपरिमेय। एक बात समझ लेना, परिमेय और अपरिमेय थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए यहाँ वो कहानी नहीं रहेगी जो आप पीछे सीख कर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। कई बार में समझ में आएगा। सबसे पहले आप डालिए परिमेय संख्याएं, हेडिंग पड़ेगी परिमेय संख्याएं। तो लिखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें
P/Q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं लग गया ना। अब एक बात समझ लेना बहुत ध्यान से, वो बात यह है कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा से परिमेय संख्या का ज्ञान नहीं हो पाता। परिमेय संख्याओं की परिभाषा से परिमेय संख्याओं का ज्ञान नहीं हो पाता। फिर कैसे होगा ज्ञान इसका? इसका ज्ञान होगा बहुत सारे एग्जाम्पल से। बहुत सारे एग्जाम्पल से। जब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले जितने भी बटे के नंबर हैं, जितने भी बटे के नंबर हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन समस्या ये है कि किसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और किसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये आ जाती है समस्या। तो यही समझना है। तो भैया सुनो, सबसे पहले बात हमारी, सबसे पहले जो पूर्णांक वगैरह होते हैं, जैसे समझना, जैसे में बहुत लंबी कहानी चलने वाली है, घबराना नहीं। घबरा जाओगे तो सीख नहीं पाओगे। आराम से समझोगे, एक बार में, 2 बार में, 5 बार में, 10 बार में सिखा जरूर देंगे। सबसे पहले जैसे में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हाँ, तो जैसे में आ जाएंगे। जैसे में सबसे पहले जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ये सब परिमेय संख्या, माइनस के भी परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 लिखा है, 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं। आपने छोटे क्लास में सीखा होगा कि किसी भी नंबर के बटे में 1 लो, ये हो गया P/Q। बन गया कि नहीं बन गया? यानी कि जितने भी पूर्णांक आपने पढ़े हैं वो सब क्या हैं? वो सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। क्लियर हो गया? एक बात क्लियर हो गई सबको? अगर पेपर में कोई तुमसे पूछ ले, बताओ 10 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो कहना 10 परिमेय संख्या है। कोई पूछे क्यों है, कहना 10 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, 10 के बटे में 1 लगा सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। बताओ, पहली कहानी सबको समझ में आ गई? फिर अगली कहानी क्या है कि भैया बटे में हमने लगा दिया 1, लेकिन कभी कभार पेपर में दशमलव के नंबर दे दिए जाते हैं। किसके नंबर दे दिए जाते हैं? और जब दशमलव के नंबर दे दिए जाते हैं तब हम लोग फंसते हैं। इसलिए छोटी सी कहानी दशमलव की, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं चलाएंगे, छोटी सी कहानी दशमलव की। दशमलव की संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। दशमलव की संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। सौम्या, दशमलव की संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन से? पता नहीं, अभी तो बताया, तब तो तुम पेन खेल रही थी। पढ़ लो इधर, बताओ, अभी तो बताया था। बोलो भाई बात जो हमने बताई थी अभी, कौन कौन सी दशमलव संख्या बताई थी? तुम लोग बताओ खाली, हमने बताया था कि नहीं? हाँ या ना करो। बताया था, यानी ये तो कन्फर्म है कि अभी हमने बात बोली थी। अब तुमने क्यों नहीं सुनी, ये तो तुम बताने वाली हमको। तुमने सुना था? कौन कौन से 2 नाम होते हैं? बोल नहीं पाओगे, गूंगी हो? बहुत अजीब नाम था। बिटिया तुम बताओ अजीब नाम। तुम बड़ा अजीब बोल लेते हो, ये लोग अजीब बोल नहीं पाते हैं। तो मिर्चा खाते हो तुम? मंगल ग्रह से आए होगे। ये लोग पृथ्वी पर रहते, तुम एलियन लग रही हो, है ना? मैं कुछ वर्ड बोल ही नहीं पाती हो। झाड़ू बोले थे, बोलो झाड़ू। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्या बोला? दशमलव की संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की।
चलो बोलो कौन कौन से 2 प्रकार हैं? शांत दशमलव और, ठीक है। जितने भी दुनिया में शांत दशमलव नंबर हैं, जितने भी दुनिया में शांत दशमलव नंबर हैं, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी जो शांत दशमलव के जितने भी एग्जाम्पल हैं, शांत दशमलव के जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सब कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। बोलो हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, सर जी ये शांत क्या होता है, ये तो बताओ। कुछ समझ में नहीं आया शांत क्या होता है? शांत जो मुंह बंद करके बैठे रहे वो शांत, और जो लगातार बोलता रहे वो अशांत। हाँ, जैसे ये लड़का है ये अशांत है, ये लगातार बोलता है, समझ गए? ये लड़का शांत है, ये कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लिखता रहता है, चिड़ियाघर वाला। तो शांत संख्याएं यानी जो रुक जाए, जो थोड़ी देर बाद रुक जाए, वो क्या है? और जो ना रुके, तो पहले ना रुके वो तो बाद में बात, पहले जो रुक जाए उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई के एग्जाम्पल देखो, 2.7 बताओ रुका कि नहीं रुका? दशमलव के बाद खाली एक ही नंबर तो है। 3.14 रुका कि नहीं रुका? 5.23 बताओ रुका कि नहीं रुका? 7.250 बताओ रुका कि नहीं रुका? 1.00001 बताओ रुका कि नहीं रुका? लेकिन इसी का अपोजिट बताएंगे तब तुमको ज़्यादा और मज़ा आने वाला है। अगर हम कह दें कि 3.100000010001000 डैश लगा दें आगे, अब बताओ क्या ये शांत है? ये अशांत है, बदतमीज टाइप का चलता ही जा रहा है। समझ रहे हो? तो अब समझ में आया होगा कि शांत क्या है, अशांत क्या है। भूगोल में पढ़ा होगा तुमने, शांत ज्वालामुखी अशांत ज्वालामुखी है, जो बीच बीच में फूटने लगे अशांत हो जाती है, और जो एक बार फूट के रुक जाए वो शांत ज्वालामुखी होती है। हाँ, वैसे ही परिमेय संख्या दशमलव के बाद जो रुक जाए वो शांत, और जो ना रुके लो शांत पढ़ा है, अशांत तुम अपने आप सीख गए। और जितनी भी संख्या रुक जाती हैं, जितनी भी संख्या रुक जाती हैं वो सब शांत होती हैं, और दुनिया की सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती है। जो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। बोलो क्या सीखे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दशमलव में परिमेय संख्या जो रुक जाए वो परिमेय, जो रुक जाए वो परिमेय, जो नंबर पूर्णांक हो वो परिमेय। अगर दशमलव में दे दे तो ये देखना होता है क्या ये रुक रही हैं, अगर रुक रही हैं तो वो परिमेय, अगर नहीं रुक रही हैं तो वो कैसे नंबर हो गए? अशांत के 2 रूप होते हैं, अशांत के भी 2 रूप होते हैं। बताओ, तुम बताओ कि 2 रूप। तुम्हारे हाथ में क्या पट्टी ऐसी बंधी, स्टाइल है क्या? हाँ, हाथ टूट गया? सूजा है, भोंक मत देना किसी के। सुई वाला सूजा ना, बोरा सिलने वाला सूजा। हाँ, कैसा सूजा मतलब? समझे नहीं क्या? तुम गुंडे भी करती हो? दादा तो मारा था। अशांत, अशांत मतलब क्या होता है? जो रुके ना, चलता जाए चलता जाए, सीएट टायर लंबा चले। हाँ, तो अशांत, अशांत मतलब जो चलता जाए, ठीक है ना। लेकिन अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। पहला होता है आवर्ती। समझ में आ रहा है सबको? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, बोर होना तो निकल जाना, ठीक है? समझ जाएंगे, तुम पढ़ने के लक्षण नहीं तुम्हारे अंदर। एक आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। अब भैया आवर्ती अनावर्ती क्या है? आवर्ती अनावर्ती क्या है ये समझना है। आवर्ती वो जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। अनावर्ती वो
जो कभी भी कुछ भी आ जाए, है ना। तो कितनी प्रकार की बताइए अशांत दशमलव संख्याएं? 2 प्रकार के। मन से सुनना, ढोक मत लगाना कोई लोग, नींद आ जाएगी। अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार की, एक को बोलते हैं आवर्ती, एक को बोलते हैं अनावर्ती। एक को बोलते हैं आवर्ती, अरे आवर्ती वाला तो बोलो पहले। एक को बोलते, एक को बोलते, दूसरे को बोलते, पहले को बोलते, दूसरे को बोलते आवर्ती वो जो रिपीट हो, अनावर्ती वो जो रिपीट ना हो। अशांत तो दोनों ही होंगी, रुकेंगे नहीं। एग्जाम्पल लिखते हैं तब मजा आने वाला है। एग्जाम्पल देखो भैया, एग्जाम्पल देखो। अनावर्ती मतलब होता है जैसे हमने लिखा 2.3 2.3 डट डट डट, इसको बोलते हैं आवर्ती। कैसे पता ये आवर्ती है? दशमलव के बाद 3 जो है लगातार आ रहा है। नहीं समझ पा रहे। अगर हमने लिखा 5.12 डट डट डट, आवर्ती की अनावर्ती? आवर्ती। क्यों? 1 2 बार बार आ रहा है। अब बताओ क्या समझ में आया? फिर अनावर्ती क्या है? अनावर्ती लल्ला क्या है? अनावर्ती वो है, अनावर्ती वो है जो बार बार रिपीट ना हो। जैसे हमने लिखा 1.32, फिर कहीं लिख दें 5, फिर कहीं लिख दें 4, फिर कहीं लिख दें 1 और डैश डैश लगा दें। बताओ क्या रिपीट हुआ? अगर कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वही चीज़ बार बार आनी चाहिए। कौन ऐसी चीज़ है जो बार बार आए? अब ये मत कहना सर जी 1 आया था 1 दोबारा आ गया ना, रिपीट होना चाहिए। यानी वह एक ही एक आए, समझे? अच्छा बताओ, 2.7234151 डैश डैश डैश, आवर्ती क्या अनावर्ती? अनावर्ती। नहीं क्लियर हुआ? ये आवर्ती है क्या अनावर्ती? ये अनावर्ती, साफ साफ रिपीटेड हो रहे हैं, आवर्ती हैं। और देखो आवर्ती का, और देखो आवर्ती का, आवर्ती का क्या? 2.314 डैश डैश डैश, आवर्ती की अनावर्ती? आवर्ती। ये रिपीटेड है। ये कैसे नंबर हैं? बस खत्म हो गया। अब भैया आवर्ती अनावर्ती सिखाया, एक छोटी सी बात लिखने जा रहे हैं, खत्म कहानी। क्या खत्म कहानी? क्या खत्म कहानी? जो आवर्ती नंबर होते हैं, जो आवर्ती नंबर होते हैं उनको बोलते हैं परिमेय। क्या बोलते हैं? परिमेय। और जो अनावर्ती नंबर होते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय। बस खत्म हो गया भैया। परिमेय अपरिमेय आपका समाप्त कर दिया हमने। इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जब कल आओगे यहीं से कहानी शुरुआत करेंगे। आज का काम सिर्फ ये है कि क्या आप पूर्णांक के बारे में सीख गए अच्छी तरीके से? क्या आप पूर्णांक सीख गए थे? पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य और ऋणोत्तर, धनेत्तर और शून्यत्तर, समझे? परिमेय संख्याओं को यहीं पर छोड़ रहे हैं, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। कल आपका परिमेय अपरिमेय समाप्त करके एक्सरसाइज चालू करेंगे। नोट कर लीजिए। हमको 2 प्रकार की संख्याएं पढ़नी थी, एक परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की बात हो रही थी। हमने कहा था परिमेय संख्या के बारे में आप तभी ज्ञान ले सकते हैं जब आपको दशमलव के बारे में जानकारी हो। तो आपको थोड़ी जानकारी ये दी थी कि दशमलव की संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं शांत दशमलव, और जो दूसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, दुनिया की सभी शांत दशमलव संख्याएं, बिना कुछ सोचे और समझे हम उनको क्या कह सकते हैं कि भैया ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्याएं परिमेय हैं। कैसी हैं? परिमेय। यानी कि दुनिया की सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। दुनिया की सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। जब हम अशांत दशमलव संख्याओं के पास पहुंचेंगे तो हमने कहा था कि अशांत दशमलव संख्याओं में हम परिमेय अपरिमेय डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये खुद 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं आवर्ती और दूसरे को बोलते हैं वेरी गुड अनावर्ती। एक को बोलते हैं आवर्ती, दूसरे को बोलते हैं आवर्ती। जो नंबर आवर्ती होते हैं वही होते हैं परिमेय। वो कैसे होते हैं? परिमेय संख्या।
और जो अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो होती है अपरिमेय। क्लियर है? इसके अलावा ये जो इतना पढ़ा आपने, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय में चली जाती हैं। जैसे अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो 22/7 ये तो P/Q के रूप में लिखी हुई है, इसलिए परिमेय है। 5 ये परिमेय है क्योंकि इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। 7 1 2.5 परिमेय है। ये क्यों परिमेय है? क्योंकि ये दशमलव में है। और कैसी दशमलव है? शांत दशमलव है। 2.333 डैश 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 ये अशांत दशमलव है। ये अशांत दशमलव है। कैसा है? लेकिन अशांत के साथ साथ कैसा है? अनावर्ती है। आवर्ती है, रिपीट हो रहा है बार बार। आवर्ती है, इसीलिए किस में आ गया? ये परिमेय आ गया। किस में आ गया? परिमेय में। किस संख्या में आ गया? बताया ना आवर्ती नंबर कैसे होते हैं? परिमेय। अगर कह दें कि 5.6666 डैश डैश डैश, तो ये शांत है कि अशांत? अशांत में आवर्ती की अनावर्ती? और जैसे आपने आवर्ती कहा हो गया ये परिमेय, लो बन गया। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो यानी कि ऐसे नंबर जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं। हम लोग परिमेय पढ़ रहे हैं तो परिमेय पर ध्यान दो। बताओ क्या ये परिमेय समझ में आ गया? ये दशमलव वाली बात कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन किया तो ज़्यादा समझ में आया होगा। कल ऐसा लग रहा होगा खिचड़ी पक गई, लेकिन आज लगा होगा कि नहीं नहीं सही था, सब कुछ समझ में आया था। हमेशा याद रखें, कोई भी क्लास आप पढ़ोगे, अगर किसी क्लास में आपको बोरियत लगती है, समस्या लगती है, कठिनाई लगती है, तो आप हमेशा अगली क्लास का इंतजार किया करें, क्योंकि अगली क्लास में कुछ ऐसा होता है जो वही चीज़ जो आपको कठिन लग रही थी वही चीज़ आपको क्या लगने लगेगी? सरल लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। समझ गए? और जिसका मन उचट जाता है यार बहुत कठिन है, फिर वो नहीं सीख पाता, फिर वो सीख नहीं पाता। यही बात कल कठिन लग रही थी, आज ये बात बिल्कुल सिंपल हो गई कि भैया परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या बताने के लिए वैसे तो साधारणतः जितनी संख्या होती हैं सब परिमेय अपरिमेय में हम लोग बड़ी आसानी से छांट लेंगे कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय। लेकिन जो दशमलव की संख्याएं होती हैं वो हमको परेशान करती हैं। दशमलव की संख्याएं हमको परेशान करती हैं, तो हमने बताया दशमलव के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। तो दशमलव की संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है शांत, दूसरी होती है अशांत। शांत दशमलव, दुनिया के जितने भी नंबर शांत दशमलव में आते हैं वो सब परिमेय हैं। कोई तुमसे कह दे बताओ 3.14, तो दशमलव लगा है तो परिमेय में आंसर मत देना। क्यों मत आंसर देना? क्योंकि थोड़ा लंबा रूट लेकर चलो तब आंसर देना, बिल्कुल सटीक बैठेगा। कहना कि दशमलव का नंबर है, क्या कहोगे? दशमलव के नंबर दो प्रकार के होते हैं। क्या? बोलो बोलो। एक शांत एक अशांत। ये जो नंबर है ये शांत है। बोलो, है शांत कि नहीं? इसीलिए नंबर कैसा है? इसीलिए परिमेय है। जब शांत है इसीलिए क्या है ये? परिमेय। अगर अशांत होता तो अपरिमेय। कैसे? जो वहां देखो एग्जाम्पल लिखेंगे चलकर, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे चलकर। समझे? तो कल क्या लिखा था जरा दिखाओ, क्या लिखा था? परिमेय संख्या की वो लिख ली थी परिभाषा, उसमें जैसे लिख रहे थे 1 2 3, उसके आगे ये वाले एग्जाम्पल लिख लो जरा फटाफट, कॉमा लगा के एग्जाम्पल लिख लो। ऐसे 5.3 और 3 के ऊपर जो बार लगा दिया जाता है इसका मतलब यही होता है कि 3 3 3 3 3 कई बार आ रहा है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अब अगली हेड डालिए अपरिमेय, फटाफट डालिए, खत्म करें, किताब पढ़ाएंगे। अपरिमेय डाला? इस अपरिमेय के अंदर लिखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें लिखिए जैसे
जैसे पाई बनाइए सबसे पहले। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे पता चला पाई एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि पाई का कोई भी निर्धारित मान नहीं होता। पाई का कोई भी निर्धारित मान नहीं होता। अब तुम कहोगे सर जी पाई का मान 22/7 होता है। नहीं, ये निर्धारित नहीं है। पाई का मान 22/7 निर्धारित नहीं है, समझे? पाई का मान 22/7 के लगभग होता है, समझे? इसीलिए 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। और कहने के लिए जो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन में, उसमें पाई का मान 22/7 ही रखते हैं। लेकिन क्या बात समझ में आई? पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो 22/7 होता है वो कैसा होता है? और पाई का मान 3.14 भी होता है, वो भी क्या होता है? परिमेय। और पाई कैसा होता है? अपरिमेय। क्या समझे पहली बात? दूसरी बात जैसे हमने लिखा 3.141731294 ये परिमेय है कि अपरिमेय? हाँ, देखो अब कंफ्यूजन चालू होने लगा तुमको। सबसे पहले तो भैया ये बताओ कि ये दशमलव का नंबर है? ठीक है, हमने कहा था डायरेक्ट आंसर दोगे गलत करोगे, थोड़ा लंबा सोचो। दशमलव का नंबर है, ठीक है। दशमलव के नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक शांत एक अशांत। बताओ शांत है कि अशांत? अशांत है, ठीक, वेरी गुड। अब तुमको तुम्हारे मन में ये बात तो चल ही नहीं सकती, अगर शांत होता तो परिमेय होता। शांत है नहीं, कैसा है? अशांत। अशांत में नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो आवर्ती जो रिपीट हो, एक वो जो रिपीट ना हो। अब बताओ यहाँ नंबर रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे? और जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अनावर्ती। और अनावर्ती नंबर कैसे होते हैं? अब बताओ परिमेय है क्या अपरिमेय? ऐसे आंसर दोगे, थोड़ा ध्यान से देखकर तो समझ जाओगे। और झटके में आंसर दोगे तो कहीं परिमेय बोलोगे फर्जी में, कहीं अपरिमेय बोलोगे फर्जी में। नहीं क्लियर हुआ? तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगला नंबर देखो। अगर हम लिख दें कि 2.110100010001000 ये बहुत फेमस नंबर है। तुम बताओ बेटा ये परिमेय है कि अपरिमेय? हाँ, परिमेय नंबर। क्यों परिमेय है? दुनिया के जितने दशमलव नंबर होते हैं सब परिमेय होते हैं। बताओ, इतनी देर से हम समझा रहे, क्या तुमने समझा? कुछ भी तो नहीं समझा। अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आंसर झटके में मत देना, झटके में आंसर दोगे गलत कर दोगे। सौम्या तुम बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? संख्या नहीं तुम्हें दिख रही? ये वाली संख्या, ये नैन्सी तुम बताओ, ये संख्या परिमेय कि अपरिमेय? हाँ, ये परिमेय संख्या बता रहे हैं। बताओ क्या समझ में आया है? तुम बताओ ये परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय है? एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट कहाँ हो रही है? कोई चीज़ रिपीट हो रही है? अब तुम ये मत कहना सर जी देखो जीरो बार बार आ रहे हैं। अरे जीरो कहाँ आ रहे हैं? पहले लिखा 10, फिर लिखा 100, फिर लिखा 1000, फिर लिखा 10,000। रिपीट कहाँ हो रहा? सब कुछ अलग अलग आ रहा है। तो ये अनावर्ती हुआ कि आवर्ती हुआ? और अनावर्ती नंबर कैसे होते हैं? तो परिमेय कैसे हो गया? तो परिमेय कैसे हो गया? फिर अगर हम √3 लिख दें, अब परिमेय संख्या में √3 लिख दें, तो याद रखना जो पूर्ण वर्ग नंबर हैं उनका तो मान आ जाता है। जो पूर्ण वर्ग नंबर है उनका तो मान आ जाता है, और जो पूर्ण वर्ग नंबर नहीं होते हैं वो अपरिमेय में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कोई निर्धारित मान नहीं होता। फिर से समझो, बहुत ध्यान से समझो। जैसे हमने कहा √2, बहुत ध्यान से समझना ये बात, यही आएगा पेपर में, कहेगा √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो अभी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी हमने रूट के बारे में आपको समझाया नहीं। अब हम समझाने जा रहे हैं। देखिए √2 है, ये √3 है, ये √4 है, ये √5 है, ये √6 है, ये √7 है, ये √8 है, और ये √9 है। क्लियर? इतने सारे हमने नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर समझो, तुम बताओ, तुम बहुत ढोंक लगाते हो। ये √2 लिखा हुआ है, इसका मान निकालना जानते हो? √4 का मान बताओ कितना होता है? √4 का मान 2 होता है। चलो जैसे इन्होंने बता दिया √4 का मान 2 है, क्या ऐसे ही √2 का मान तुम बता सकते हो?
नहीं बता सकते, क्योंकि 4 के तो तुम टुकड़े कर लोगे, 2 गुणे 2 जोड़ा बन जाता है, बाहर निकाल लिया। 4 के गुणनखंड कर लो तो 2 गुणे 2 जोड़ा बन गया, जोड़ा आ गया बाहर, तो कितना आ गया 2। क्लियर? तो ये 2 आ गया। ऐसे ही रूट 2 का मान आप नहीं बता पाओगे। तुम क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता। रूट 2 का मान निश्चित बता रहे हैं, लगभग नहीं बता रहे हैं, निश्चित कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ये चलता ही जाता है। इसका मान निकालने बैठो तो जब तक तुम लगा सकते हो, जितने दिन लगा सकते हो तुम्हारी लड़का बच्चा, उनके लड़का बच्चा अगर रजिस्टर में इसका मान निकालें तो निकलता चला जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर आता है वो कैसा आता है? अनावर्ती के रूप में। कैसा आता है? अनावर्ती के रूप में। इसलिए रूट 2 बताओ परिमेय होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका उत्तर अभी हमने बताया ना, कोई नहीं निकाल सकता। रूट 2 का मान कोई नहीं, पूरा परफेक्ट कोई नहीं निकाल सकता। और जब परफेक्ट निकाल नहीं पाओगे, इसका मतलब दशमलव चलता जाएगा, किसके रूप में चलता जाएगा? अनावर्ती के। और अनावर्ती नंबर कैसे होते हैं? अपरिमेय। तो आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि रूट 2, रूट 3, रूट 4 का मान कितना होता है? तुमने बता दिया ना 2। रूट 4 का मान तो तुमने 2 बताया, तो ये तो परिमेय में आएगा। रूट 4 किस में आएगा? परिमेय में, क्योंकि इसका मान तुम बता पा रहे हो। रूट 5 का मान बता पा रहे हो, ये कहाँ जाएगा? रूट 6 का मान बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, इसलिए ये भी अपरिमेय। रूट 7 ये भी अपरिमेय। रूट 8 ये भी अपरिमेय, नहीं बता पाओगे इसका मान परफेक्ट, पूरा नहीं बता सकते। टुकड़े करके देख लो, चाहे 8 के टुकड़े कर लो, 2 गुणे 2 एक ही तो जोड़ा बना, इसका तो जोड़ा बना ही नहीं, समझे? इसीलिए इसका मान भी परफेक्ट नहीं बता सकते। रूट 9 का मान कितना होता है? इसका मान बता पाओगे? इसीलिए रूट 9 कैसा नंबर है? परिमेय नंबर है। बताओ, आज के बाद ये रूट वाला नंबर अगर पूछा जाएगा पेपर में, बता ले जाओगे? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये रूट 4, रूट 9 परिमेय संख्याओं में एग्जाम्पल में बढ़ा लो, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में बढ़ा लो, रूट 4 और रूट 9। बढ़ा लिया? और अपरिमेय के वो सारे एग्जाम्पल लिख लो। आगे की कहानी हम लोग सीख लेंगे कहाँ? आगे जब एग्जाम्पल में आएगा तो वहाँ पर बता देंगे। बताओ, यहीं रोक दें? संख्याओं के परिचय समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याएं। फिर क्या पढ़ा? काल्पनिक संख्या। वेरी गुड। फिर क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं। वेरी गुड। फिर क्या पढ़ा? वेरी गुड, शाबाश। अगर तुम हेडिंग बता सकते हो तो इसका मतलब तुमने वास्तव में पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा तुमने? पूर्णांक। वेरी गुड। फिर क्या तुमने पढ़ा? पूर्णांक के प्रकार भी पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? परिमेय, अपरिमेय। और परिमेय अपरिमेय के साथ साथ लगे क्या पढ़ लिया? दशमलव। समझ गए ना? तो ऐसा करो, ये दशमलव वाला भी नोट कर लो नीचे हेडिंग डाल के। जल्दी लिखना, ऐसे लिखना, थ्योरी व्योरी नहीं लिखनी, बस ऐसे लिख लो जैसे हमने लिखा है। एक्सरसाइज 1A के एग्जाम्पल पर, एक्सरसाइज 1A के एग्जाम्पल पर सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत आसान है। क्या कह रहा है प्रश्न में? निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक को बताइए। धन पूर्णांक बताओ। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि धन पूर्णांक होते क्या हैं, तभी हम सब आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे। धन का मतलब समझ गए होगे आप लोग? धन मतलब प्लस, धन मतलब हाँ, धन वो ना है रोकड़ा वालों धन ना है, अपना सपना मनी मनी। और पूर्णांक तो आप जानते हो जो पूरे पूरे हों, जो दशमलव में पूर्णांक नहीं होते हैं। पूर्णांक 0 भी हो सकता है, प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उसने सब मना कर दिया। उसने कहा सिर्फ कौन कौन से लोगे? धन के लोगे, प्लस के लोगे। तो क्या 0 आएगा यहाँ? 0 क्या प्लस का होता जो आएगा? 0 नहीं आएगा। माइनस का नंबर आएगा? नहीं। कहाँ से आएगा? प्लस के 1 से। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। समझ में आए? तो अब वो कह रहा कि बताइए धन पूर्णांक है या नहीं है। सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है, सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है -3।
तुम बताओ कान्हा, -3 लिखा हुआ है, ये धन पूर्णांक है या नहीं? ये धन पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ, तो ऋण पूर्णांक है। समझे? अभी लिखना नहीं है, समझना है। दूसरा एग्जाम्पल 4/7, क्या लिखा हुआ है? 4/7। सबसे पहले इसका चिन्ह देखो, प्लस का है कि माइनस का? जब कोई सिंबल ना लगा हो तो काहे का माना जाएगा? प्लस का। तो इतनी बात पता चल गई। अब बताओ 7 से क्या 4 कट भी रहा है? नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है। पूरा पूरा क्या एक बार में भाग ही नहीं हो पा रहा है। और दशमलव पूर्णांक जो होते हैं वो कभी भी दशमलव में, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये दशमलव में बदल जाएगा, इसलिए ये भी पूर्णांक। बताओ क्या आई बात समझ में? बताओ सबको क्लियर है? तीसरा देखिए, लिखा हुआ है 6 - 8। तो बिटिया तुम बताओ, सही बताना एक बार में। 6 में से 8 घटा दोगी तो उत्तर कितना आएगा? एक बार में बताना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ ठीक, वेरी गुड। 6 में से -8 घटाओगे तो -2 आएगा, और -2 आया। क्या ये धन है कि ऋण? ये ऋण है। ये क्या है? ये ऋण है, धन। और हमें चाहिए क्या? तो ये भी हमारा धन पूर्णांक। क्या क्लियर हुआ? देखिए यही फ़ायदा होता है, यही फ़ायदा होता है जो बच्चे इंट्रोडक्शन लेकर पढ़ते हैं, उनको ये सब बताना नहीं पड़ता। अभी तुमको शुरुआत में वो कहानी ना समझाई होती, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धनातर धनेतर पूर्णांक, तो तुम ये समझ नहीं पाते। यहाँ टाइम खराब होता है, समझ गए? और बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है यार बहुत बकवास करते, 2 घंटा 2 दिन हुई गो, हमारे पढ़ाई नहीं रहे, किताब पढ़ाई नहीं रहे, धने का लिखवाए रहे। समझ गए? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर वो पढ़ लेगा कोई बच्चा तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है 8 भाग लगा हुआ है, क्या हम बट्टे में लगा दें? 8 भाग 2 लिखो, चाहे 8/2 लिखो, एक ही चीज़ है। 2 से 8 कट रहा है क्या? कितनी बार कट रहा है? पूरा पूरा कट रहा है, दशमलव वगैरह कुछ नहीं। तो क्या ये धन पूर्णांक है? हाँ, पहला नंबर मिला जो धन पूर्णांक है। 5वां देखिए, 5वां है 3 × 6। 3 × 6 तिछाक कितना होता है बेटिया? हाँ 28, 18, हमको 28 होता है। तिछाक 18, और इनकी जब गुणा कर लिया 18 आ गया, तो 18 प्लस का है कि माइनस का? 18 पूर्णांक है। हाँ ये भी है हमारा पूर्णांक। छठा पार्ट देखते हैं। छठे पार्ट में है -3 × -3 × -6, -3 × -6, तो माइनस माइनस तिछाक, तो फिर से प्लस का 18 आ गया। तो ये कैसा है? धन पूर्णांक है। एक लास्ट बचा हुआ है 7वां, √2। क्या लिखा हुआ है? रूट। अगर थोड़ी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी √2 के बारे में, क्या √2 का तुम मान बता पाओगे? क्यों? क्योंकि ये दशमलव में, बोलो, क्योंकि ये दशमलव में चलता जाता है। और तुम साफ साफ कह रहे हो दशमलव में चलता जाता है, और कोई भी नंबर अगर दशमलव में चलेगा तो क्या वो पूर्णांक होगा? पूर्णांक तो दशमलव का नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलने से पहले एक नोट समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पर एक नोट समझेंगे। वो नोट क्या है पहले समझो फिर लिखना। नोट ये है कि अगर 2 क्रमागत धन पूर्णांक लिए जाएं, कितने? अगर 2 क्रमागत धन पूर्णांक लिए जाएं 1 × 2 और उनकी गुणा कर दी जाए, तो जो उत्तर आता है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। नहीं समझ पाए? अगर 3 क्रमागत धन पूर्णांक लिए जाएं और इनकी गुणा कर दी जाए, तो देखो बेटा 1 दूना 2, 2 तिया 6, कितना बनेगा? 6। कितना बना? ये जो 6 है ना, ये किससे किससे कटेगा? ये इनके गुणनफलों से कटेगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। नहीं समझ में आया?
यानी कि अगर 3 क्रमागत धन पूर्णांक लोगे तो उनसे कटेगा जहां पर ये लिखे हुए हैं। और समझो फिर और समझ में आएगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 तो कितना बनेगा? 24 बनेगा। ये जो 24 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और नहीं, और भी बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, और 9 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, और फिर 24 से कटेगा। बात समझ पा रहे हो? यानी कि कुछ इस तरीके से खेल चलता है कि अगर 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, समझ गए? तो चारों की गुणा कर लीजिए। कितना बना? 24। तो ये किससे कट रहा होगा? 24 से कटेगा, इससे छोटे नंबर से तो कटेगा। अगर 5 क्रमागत धन पूर्णांक हैं तो वो किससे कटेंगे? अगर 5 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, 3 4 5, तो 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल किससे कटेगा? 120 से कटेगा। किससे कटेगा? 120। और 120 से पहले जो नंबर आते हैं उनसे भी कईयों नंबर हैं जिनसे वो कटेगा। क्या आई बात समझ में? यानी कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक लोगे तो उनकी गुणा कर लो, किससे कटेगा? वो बड़े से बड़ा नंबर किससे कटेगा? 2 से। अगर 3 क्रमागत धन पूर्णांक लोगे तो वो किससे कटेगा? 6 से। इनकी गुणा कर लो। अगर 4 क्रमागत संख्याएं लोगे तो वो सबसे बड़े नंबर से कटेगा? 24 से। अगर 5 क्रमागत संख्या लोगे तो सबसे बड़े नंबर से वो किससे कटेगा? वो सबसे बड़ा नंबर होगा 120, जिससे वो कटेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जरा ये नोट करिए, नोट डालकर। एग्जाम्पल नंबर 2 समझो, इसी तरीके से दिया गया है, कैसे लगाओगे? बहुत सिंपल होता, बस ये समझना था। कह रहा है ए एक धन पूर्णांक है, ए एक धन पूर्णांक है, तो कह रहा है ए प्लस 1 ए प्लस 2, ए प्लस 1 ए प्लस 2 किससे कटेंगे या किससे विभाजित होगा? या सिद्ध करो, ये भी कह सकता, सिद्ध करो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये बात कह रहा है। सिद्ध करो ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अब ये कैसे प्रूव कर पाएंगे? बहुत ध्यान से सुनना। ये बताओ ये कितने क्रमागत संख्याएं हैं? 3 है, क्रम से आ रहा। पहले ए आता है, फिर ए के बाद क्या आता है? ए प्लस 1, ऐसे ही आता है। नहीं मालूम तुमको? अगर ये 2 है तो अगला नंबर क्या आएगा? 3 बनता कैसे है? 2 प्लस 1। फिर अगला नंबर कैसे बनता है? 2 प्लस 2, तभी तो 3 के बाद एक 4 आता है। समझे? तो किसी भी नंबर को प्राप्त करने के लिए, अगला नंबर प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ा जाता है? क्या जोड़ा जाता है? 1 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? 1। तो ए यानी कोई नंबर होगा, कोई धन पूर्णांक है, प्रश्न में कह रहा है ए एक धन पूर्णांक है। ए प्लस 1 क्या होगा? अगला धन पूर्णांक। बोलो। ए प्लस 2 क्या है? उससे अगला 10। अगर ए प्लस 3 होता उससे अगला एक धन पूर्णांक। अगर ए प्लस 4 होता उससे भी अगला एक धन पूर्णांक। समझ में आई बात? तो किसी भी धन पूर्णांक के क्रमागत हैं ये ए प्लस 1 ए प्लस 2 और होते तो ए प्लस 3 ए प्लस 4। क्या ये क्रमागत धन पूर्णांक हैं? तो क्या लिखेंगे? चूंकि ये 3 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। क्या लिखोगे? चूंकि ये अभी लिखना नहीं, समझना है। चूंकि ये 3 धन पूर्णांक हैं, चूंकि ये 3 धन पूर्णांक हैं, इसलिए ये किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और इनकी गुणा 6 से भी कटेगा। क्या आई बात समझ में? इसलिए संख्या 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 6 से पूर्णतया विभाजित होगा, या पूर्णता भी लिख सकते हो, विभाजित होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? इसके अलावा हम अपने पास से बता रहे हैं। अगला देखो, किताब के अलावा देखो। अगर कोई तुमसे पेपर में ये कह दे कि ए
a+1 a+2 a+3 a+4। कोई तुमसे पूछे बताओ ये नंबर किससे कट रहा है, तो कहना क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, वो भी कितनी 4 हैं। 1 2 3 4 5 हैं। कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, अर्थात 120 से भी कटेगा। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए, ये अपने पास से हमने बताया है। अब फिर से एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलने के लिए फिर से आपको एक ज्ञान मालूम होना चाहिए। तो उस ज्ञान को देने के लिए हम तुमको क्या देते हैं, नोट। नोट में समझ लो, वो ज्ञान ले लो। वो ज्ञान ये है, एक नियम होता है वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। समझ गए? तो जो वितरण नियम है, वितरण नियम, ये वितरण नियम कहाँ लगता है? ये गुणे में तो लगता है, लेकिन जोड़ में नहीं लगता। कैसे? वो सुनो। अगर आपसे कहा जाए कि 2 गुणे 5 करो, 2 गुणे 5 कितना होता है? 10 होता है। होता है कि नहीं होता है? इसी को वितरण नियम से लगाओ जरा। वितरण नियम इसमें लगाओ। 2 ऐसे रखो, गुणे लगा दो, 5 को लिख दो 3 + 2। कोई समस्या? अब आपने गुणा करी होगी तो गुणा कैसे करते हैं? इस 2 को पहले 3 से गुणा कर लो, 2 गुणे 3, फिर बीच में प्लस लगा लो, फिर इस 2 की 2 से गुणा कर दो। बताओ, ऐसे तो पढ़ा था? ऐसे तो पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो? 2 ब्रैकेट में x + y होता तो कैसे गुणा करते हो? 2 की x से 2x, फिर 2 की + 2y। वही काम तो यहाँ पर भी किया। तो ज़रा देखो आंसर क्या वही आता कि बदल जाता है? 2 गुणे 3 कितना, और 2 गुणे 2 कितना? 4। पहले कितना आया था? ये कौन सा नियम है? ये गुणे के लिए, गुणे पर। किस पर? गुणे पर वितरण नियम है। ठीक है? क्या योग में भी वितरण नियम लग जाता है? चेक करते हैं। अब किस पर देखने जा रहे हैं? योग पर वितरण नियम लगाने जा रहे हैं। 2 + 5 कितना होता है? 7। 2 + 5 कितना होता है? जरा वितरण नियम लगाओ। वितरण नियम से 2 + 5 को क्या लिखोगे? 3 + 5। अब 2 को अंदर भेजो तो कैसे लिखोगे? 2 + 3, वैसे जैसे वहाँ ले जा रहे थे। 2 प्लस फिर 2 को किसके साथ ले जाओगे? 2 प्लस, ऐसे तो लगाया था यहाँ पर, यहाँ गुणा था, वहाँ प्लस है। 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2, यही तो होता है वितरण नियम। तो यहाँ पर क्या किया? 2 + 3, ये वाला प्लस 2 + 2। अब ये बताओ 2 और 3 मिलकर कितना होता है? 5, प्लस 2 और 2 मिलकर कितना होता है? 5 और 4 जोड़ दो, आंसर कितना आना चाहिए? आया कितना? यानी योग में वितरण नियम नहीं लगता है। योग में वितरण नियम और गुणे में वितरण नियम नहीं समझ पाए। नोट लिखिए, ये नोट लिखिए, फिर क्वेश्चन करवा दें। अतः गुणे पर वितरण नियम लगता है, अतः योग पर वितरण नियम नहीं लगता है। समझा तो दिया ही था हमने। तो सभी लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि दिखाइए कि योग में वितरण नियम नहीं लगता है। दिखाइए कि योग में वितरण नियम नहीं लगता है।
समझ गए? तो इसको कैसे दर्शाएंगे? कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपने तरीके से। तो हम कहेंगे कि 5 में अगर 7 जोड़ा जाए तो कितना आता है? 7 5, ये बात तो हमको मालूम है बचपन से। फिर हम वितरण नियम लगाने जा रहे हैं। इसमें क्या लगाने जा रहे हैं? वितरण नियम। और कल समझाया था वितरण नियम कैसे लगाया जाता है। वितरण नियम में 5 को ऐसे रखो प्लस 7 को 2 भागों में बांट दो। 4 + 3 या 5 + 2 कुछ भी लिख सकते हो। क्या 5 + 7 को ये लिख सकते हो? 5 + 7 बराबर 5 + 5 + 2 लिख सकते हो। ठीक है। वैसे 5 + 7 आता कितना है? तो 12 ही आना चाहिए। तो वितरण नियम में क्या कहा जाता है कि ये 5 पहले 5 के साथ जोड़ दिया जाए और फिर यही 5 किसके साथ जोड़ दिया जाए? तो 5 + 5 ये होता है वितरण नियम। ठीक, 5 को 5 के साथ जोड़ दीजिए। बीच में क्या लगा दो? ये वाला प्लस लगा दो। फिर यही वाला 5 इस 2 के साथ जोड़ दो। 5 + 2 तो 5 और 5 10 हो गया, प्लस 5 2 7 तो कितना आ गया? आना कितना चाहिए था? आ कितना आ गया? तो क्या कह दोगे? अतः योग में वितरण नियम लागू नहीं होता है। समझे? नहीं समझे? लिख लो बेटा। कल बताया था आपको, एग्जाम्पल देकर सबको समझाया था वितरण नियम क्या होता है। ठीक रहेगा? मैम का नंबर लेके आना, उनको मिस कॉल मारा करेंगे। है नंबर? हमको देना, मिस कॉल मारेंगे रोज़ मिस कॉल करेंगे। इंस्टा आईडी होगी तो मैसेज करेंगे। ठीक रहेगा? जाकर तो घुस गई। और भी ए और बी धन पूर्णांक है। ए और बी क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक के बारे में जानते हो बहुत, 2 दिन से केवल तुमको लोगों को यही समझाया हमने। धन पूर्णांक जो प्लस का हो और पूर्णांक मतलब पूरे पूरे हो, दशमलव में नहीं हो। ठीक है, धन पूर्णांक है। और ये भी कह रहा है कि जहां ए जो है वो बड़ा है किससे? ए जो है वो बड़ा है बी से। बोलो, ये बात तो प्रश्न में दी है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसमें से हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से धन पूर्णांक होंगे, कौन कौन से धन पूर्णांक होंगे। अब समझना बहुत ध्यान से। पहला पूछ रहा है कि अगर ए और बी को हम जोड़ेंगे तो बताओ क्या ये धन पूर्णांक होगा? आप दिमाग लगाओ कि भैया जब ए भी धन पूर्णांक है, बी भी धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांकों को अगर जोड़ोगे तो क्या ऋण पूर्णांक आएगा? क्या आएगा? धन पूर्णांक आएगा। तो a + b क्या होगा? धन पूर्णांक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर a एक धन पूर्णांक है, b भी धन पूर्णांक है, जहां a b से बड़ा है तो भैया a + b जोड़ोगे तो धन पूर्णांक आएगा, कंफर्म आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? ना समझ में आया तो एग्जाम्पल दें। सबको समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा है a - b। क्या कह रहा है? a - b। अब जरा ये बताओ कि a एक नंबर है धन पूर्णांक, b एक दूसरा धन पूर्णांक है, दोनों को घटाओगे तो उत्तर तो प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। लेकिन प्रश्न में एक बात उसने कह दी, जहां a क्या है? हाँ, a और b तो धन पूर्णांक है। a और b में ये क्या है? a बड़ा है, a बड़ा है तो a अगर बड़ा है, b अगर छोटा है, तो बड़े नंबर से अगर छोटा नंबर घटाया जाए उत्तर प्लस में आता है या माइनस में? प्लस में आता है। और प्लस में आता है यानी ये भी क्या हो जाएगा? नहीं समझ पाए? समझ पाए? दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख लो। चलो एग्जाम्पल इसका दे देते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखो, अपने पास से एग्जाम्पल लो। मान लीजिए a कितना है? 5, तो b कितना लोगे? b कितना लोगे? कोई भी धन पूर्णांक लो, छोटा ही लेना, 6 मत लेना। 6 नहीं ले सकते क्योंकि एक ऐसा है बड़ा है, a जो है b से तो 5 हो गया, 4 हो गया। तो 5 में से 4 घटाओ, प्लस का ही आया ना। अगर a का मान हम 10 ले लें और b का मान हम 8 ले लें, छोटा ही लोगे, बड़ा तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रश्न में कह रहा है a बड़ा है b से। तो 10 में से 8 गए, कैसा आया? प्लस का कि माइनस का? तभी तो हमने बताया ये धन पूर्णांक होगा हमेशा। और जो हमेशा होगा बस वही लिखा जाएगा, कभी आ जाए तो उससे मतलब नहीं है। कैसा? हमेशा। क्या बोला? क्योंकि एक बात याद रखिए, सत्य असत्य वाली कहानी हमेशा में ही चलती है। क्या मतलब? इस बात का मतलब समझो।
जैसे हमने कहा कि 100 बातें तुम हमसे पूछोगे तो हम तुमको 99 बार क्या बताएंगे? सही बताएंगे, सत्य बताएंगे। लेकिन एक बार हम क्या कर देंगे? तुमको असत्य बताएंगे। कैसा बताएंगे? झूठ बता देंगे। 100 बातें तुम हमसे पूछोगे तो हम तुमको 99 बातें कैसी बताएंगे? सही सही सत्य बता देंगे, और एक बात हम चुपके से झूठी बता देंगे। क्लियर है? तो बताओ हम सत्यवादी हैं कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है सत्यवादी? क्योंकि सत्यवादी वही इंसान होता है जो 100 में से 100 बातें सत्य बताए। नहीं समझे? यानी कि किसी भी बात को तुम धन पूर्णांक तभी कहोगे जब हमेशा क्या मिले? धन पूर्णांक मिले, तभी धन पूर्णांक कहोगे। अगर इत्तेफाक से ऋण पूर्णांक मिल जाता है तो उसको धन पूर्णांक नहीं कहोगे। क्या ये वाली बात तुम्हारी समझ में आई? क्या हमने बोला कि भैया किसी चीज़ को सत्य बताने के लिए वो हमेशा सत्य होना चाहिए। जैसे तुमने मान लिया एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे, फिर तुम पढ़ ही ना आ रहे हो। हम तुमसे पूछें कि बताओ बेटा कितनी देर पढ़ते हो, तो तुमने कहा कि चलो ऐसा करो वो 10 घंटे वाला दिन बता दो। तो तुमने कहा सर जी हम 10 घंटे पढ़ते हैं। तुम सत्य बोल रहे हो या झूठ? सत्य बोल रहे हो या झूठ? झूठ। क्योंकि तुमने कहा हम 10 घंटे पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि पर डे तुम 10 घंटे पढ़ते हो। और ये 10 घंटे वाली बात तुम कब कह सकते हो? जब तुम पर डे पढ़ोगे तभी मानी जाएगी। समझ गए? एक दिन पढ़ लिया उससे क्या तुम हमेशा 10 घंटे पढ़ते हो? नहीं। क्या बात समझ में आई? समझ में आई बात कि नहीं? यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी चीज को सत्य बताने के लिए वो हमेशा सत्य होना चाहिए। क्या आई बात समझ में? जैसे आप स्कूल में पढ़ने गए, आपकी मैम ने एक दिन अच्छा पढ़ा दिया और बाकी दिन वो बकवास पढ़ा रही हैं, तो तुम क्या कहोगे? मैम अच्छा पढ़ाती हैं? नहीं कहोगे ना? क्यों? क्योंकि वो इत्तेफाक से एक दिन उन्होंने बढ़िया पढ़ा दिया, उनका मन था, बाकी दिन में वो क्या कर रही हैं? बकवास कर रही हैं। तो क्या कहोगे? ये नहीं कह पाओगे कि वो अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाने के लिए क्या शर्त है? कि वो प्रत्येक दिन अच्छा पढ़ाएं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि फिर से एक बार लास्ट में बताते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं कि सत्य होने के लिए सदैव सत्य होना जरूरी है। सत्य होने के लिए सदैव सत्य होना, बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आप फंस जाओगे, इसीलिए हमने ये बात तुमको समझाई है। अभी देखना तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है? b माइनस ए। क्या दिया है? b माइनस ए। क्या ये धन पूर्णांक है? क्या ये धन पूर्णांक होगा? कौन बड़ा है? तो छोटे नंबर में अगर बड़े नंबर घटा दोगे तो क्या प्लस का बचेगा? नहीं। तो क्या लिख दोगे? धन पूर्णांक नहीं है। धन पूर्णांक नहीं है। एग्जाम्पल लेकर देख लो, एग्जाम्पल लेकर देख लो अपने पास से। चलो ए का नाम बताओ, नंबर क्या माने? मान लो 5 लिया, बी क्या ले लें? 4 ले लिया। इस बार ए बड़ा लेना है बी से, हर बार कह रहा ए बड़ा लेना है बी से, लेकिन इस बार ए में से बी नहीं घटाना है, बी में से घटाना। तो बी कितना है? 4। 4 में से कितना घटाना है? 5। 4 में से अगर 5 चले जाएंगे, 4 में से अगर 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का है। क्या ये धन पूर्णांक है? ये तो ऋण पूर्णांक आया। चलो और एग्जांपल देख लो। मान लो ए का मान 10 लिया, बी का मान कितना लिया? 8। यहाँ क्या कह रहा? बी में से ए घटाओ। बी कितना है? 8, उसमें ए 10 घटाओ, तो 8 में से 10 चले गए, माइनस का 2। क्या ये धन पूर्णांक है? ये कैसा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। बेटा धन पूर्णांक जानते हो ना क्या होता है? धन मतलब प्लस, धन मतलब, और ऋण मतलब, हाँ ठीक है। तो धन पूर्णांक है क्या ये? नहीं। इसीलिए क्या कह दिया? धन पूर्णांक नहीं है। चलिए चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है ए गुणे बी। ए गुणे बी। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ए एक धन पूर्णांक है, बी एक धन पूर्णांक है। अगर प्लस की प्लस से गुणा करोगे तो प्लस 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 ही होता है। क्या होता है? प्लस प्लस की गुणा करोगे तो क्या आएगा? कभी माइनस आएगा क्या? जब ए भी प्लस का है, बी भी प्लस का है, तो क्या कभी भी माइनस आ सकता है? कभी माइनस नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया? धन पूर्णांक है। क्या लिखोगे? क्या आई बात समझ में? डायरेक्ट लिख दो धन पूर्णांक। एग्जाम्पल दें कि समझ गए? पांचवा समझना, क्योंकि यहीं पर है थोड़ी सी दिक्कत। यहीं पर है थोड़ी सी दिक्कत। कह रहा बी बटे ए। क्या कह रहा है?
b बटे a, जहां कौन बड़ा है? a बड़ा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर का नंबर छोटा हो, नीचे का नंबर बड़ा हो और वो कटकर पूर्णांक बनाए? नहीं, दशमलव में आएगा। वेरी गुड। कैसा आएगा? और पूर्णांक कभी भी दशमलव में, यहाँ लफड़ा चिन्ह का नहीं है, यहाँ दिक्कत चिन्ह से नहीं है, यहाँ दिक्कत पूर्णांक से है। तो क्या ये धन पूर्णांक है? तो क्या लिखोगे? धन पूर्णांक नहीं है। अच्छा, एक बात हम अपने पास से तुमसे पूछना चाहते हैं, पूछ लें? अगर हम a बटे b लिख दें तो a बटे b बताओ, धन पूर्णांक है। तो कैसे तुमने बता दिया धन पूर्णांक है? देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि तुम गलती कर बैठे हो। a बटे b तुम कह रहे हो धन पूर्णांक है। a की जगह पर कोई नंबर ले लो, मान लिया a की जगह पर तुमने 8 ले लिया, b की जगह पर कोई नंबर ले लो, मान लीजिए तुमने 2 लिया, तो 2 से 8 कितनी बार कट गया? तो आंसर कितना आ गया? जो धन पूर्णांक है, जो धन पूर्णांक। अब क्या ये जरूरी है 8 और 2 ही हो? क्या 5 और 3 नहीं हो सकता? a का मान 5 ले लिया, b का मान 3 ले लिया, अब 3 से क्या 5 कट रहा है? तो पूर्णांक है कहाँ? तो कभी पूर्णांक आया और कभी पूर्णांक नहीं आया। लेकिन हमने कहा कि जो भी चीज़ तुम लिखोगे वो अटल सत्य होनी चाहिए। तो क्या अटल सत्य है? तो क्या कहोगे यहाँ पर? बताया नहीं जा सकता। नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते। कभी धन पूर्णांक आएगा, कभी धन पूर्णांक नहीं आएगा। तो क्या कहोगे? बताया नहीं जा सकता। कभी धन पूर्णांक आएगा, कभी धन पूर्णांक नहीं आएगा। क्या आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर एक अकेला एग्जाम्पल लेकर आप उत्तर नहीं दे सकते, उसके बारे में और विचार करना होता है। ये कौन कह रहा कि 8 और 2 ही होगा? 6 और 5 भी तो हो सकता था। 9 और 3 होता तो कट जाता, तब धन पूर्णांक बन जाता। लेकिन ये क्या जरूरी है कि 10 बटे 5 ही हो सकता 10 बटे 9 हो? तो कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो धन पूर्णांक नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? जो हमने अपने पास से बात बताई समझ में आई? ठीक है, लेकिन इसको लिखना नहीं है, इसको केवल समझाया था हमने। ये नोट कर लीजिए, पहले लिख लो और फिर समझाएं, है ना? लिखिए संवृत समुच्चय, हेडिंग डालिए संवृत समुच्चय। संवृत समुच्चय, इसमें लिखिए यदि किसी समुच्चय के, यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक स्वेच्छ अवयवों पर, बस लिख लो, अभी समझाएंगे तब समझना। अवयवों पर की गई संक्रिया स्वेच्छ अवयवों पर की गई संक्रिया से प्राप्त फल उसी समुच्चय का अवयव हो, उसी समुच्चय का अवयव हो तो उस संक्रिया के सापेक्ष, बोलो नहीं, उस संक्रिया के सापेक्ष यह संवृत समुच्चय कहलाता है। यह संवृत समुच्चय कहलाता है। नीचे डालिए जैसे।
डाल दिया सबने जैसे? अब कोई लिखेगा नहीं, समझेगा सभी लोग। जिसको ना समझ में आए पूछना। जैसे एक समुच्चय है हमारे पास, एक समुच्चय है जिसमें नंबर है धन पूर्णांक। कौन से नंबर हैं? मान लीजिए धन पूर्णांक का एक समुच्चय है। एक समुच्चय है जिसमें धन पूर्णांक लिखे हैं। क्या लिखे हुए हैं? धन पूर्णांक। अर्थात क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक लिखे हुए हैं? धन पूर्णांक यही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आगे तक चलते चले जाओ अनंत तक। क्लियर है? अब प्रश्न में कह रहा है कि इन पर संक्रिया लगाओ। अब देखो, पढ़ते जाओ, थ्योरी पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक स्वेच्छ अवयवों, कह रहा है कि कोई समुच्चय है तुम्हारे पास, उसमें से एक या अधिक स्वेच्छ अवयवों, उसमें से एक या अधिक अवयव उठा लो, एक या अधिक अवयव उठा लो और उन पर की गई संक्रिया, और उस पर कोई संक्रिया लगा दो। संक्रिया कौन कौन सी होती हैं? प्लस माइनस गुणा भाग। कौन कौन सी संक्रिया? प्लस माइनस। उन पर की गई संक्रिया से प्राप्त फल, और जब उसका उत्तर निकालोगे, फल मतलब उसका उत्तर निकालोगे, उसी समुच्चय का अवयव हो, और जो उत्तर आए वो भी इसी में बैठा हो, वो भी इसी में, तो उसी को कह देंगे कि भैया तो उस संक्रिया के सापेक्ष या क्या होता है? संवृत समुच्चय। तो कह देंगे भैया इस पर ये संवृत समुच्चय है। अब पूरी बात मजा नहीं आई होगी, और बात समझो, अभी समझते जाओ। मान लीजिए अपने पास से हम योग के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? योग के लिए लगाओ। योग के लिए इसमें से कोई नंबर उठाओ, कोई अपने स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से, कोई भी अपनी इच्छा से कोई 2 नंबर उठा लो। चलो, इन्होंने भैया ने कहा कि 4 उठा लो और 2 उठा लो। अब तुम्हारे मन में बात आएगी, सर जी बीच में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि जो हम संक्रिया लगा रहे हैं, स्वेच्छ अवयवों पर की गई संक्रिया, संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। तो अभी हम योग के लिए लगा रहे हैं, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया? 4 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 4 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? आ गया 6। अब वो कह रहा है कि जो उत्तर प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्राप्त हुआ है, क्या वो भी हमारे समुच्चय में बैठा है? क्या 6 यहां बैठा है? तो भैया ये संवृत है। संवृत लो हो गया। योग की संक्रिया पर ये समुच्चय क्या है? संवृत है। किसकी क्रिया पर? योग की क्रिया पर। क्या अंतर पे भी होगा? चेक करने पर पता चलेगा। चेक करने पर पता चलेगा। गुणा करने पर पता चलेगा जब हम गुणा करेंगे। भाग पर पता चलेगा जब हम भाग करेंगे। चलो देखते हैं। तो संवृत समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत। यानी कि कोई भी 2 नंबर उठाओ और योग के लिए उनको जोड़ो, अगर जो उत्तर आए वो उसमें बैठा हो तो संवृत है, ना बैठा हो क्या हम एक ही संख्या लेंगे? नहीं, कोई नंबर ले लो। किसी के मन में और कोई आ रहा तो योग पर हम 1-2 पार्ट और बता दें। पूछ लो, योग पर और कोई पूछना चाहो पूछ लो। नहीं पूछोगे? हम बता देते। चलो, हमारा मन है कि हम 6 उठाएं और मन है 10 उठाएं। अब ये मत कहना सर जी 10 तो है ही नहीं। अरे है, अनंत तक है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बहुत सारे नंबर है, समझे? और इनको जोड़ो, इनको जोड़ो 16। क्या इसमें 16 बैठा है? यस सर। हाँ, तो ये भी संवृत अब आया होगा कुछ थोड़ा और ज़्यादा। क्लियर है? तो योग की संक्रिया पर यह समुच्चय क्या है? संवृत है। और अंतर की संक्रिया पर, अंतर की संक्रिया पर चेक करना पड़ेगा। कोई नंबर उठाओ। भैया को मन है 12 उठा लो, उसमें से 6 घटा लो, तो 12 में से 6 गए 6। ठीक है, लेकिन हमने एक बात बताई थी तुमको, किसी चीज़ को लिखने के लिए, किसी चीज़ को लिखने के लिए 2-4 निगेटिव पॉइंट भी लेकर चल रहा करो। सत्य होने के लिए अटल सत्य होना जरूरी है। क्या हर बार यही नंबर आएगा? चेक करके देख लो। अगर हम 6 में से 12 घटाएं, ये किसने कहा कि 12 में से ही 6 घटाओ? 6 में से भी तो 12 घटा सकते हैं। और जब 6 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बताओ, -6 यहाँ बैठा है। तो क्या ये संवृत है? अभी तो लग रहा था संवृत है, लेकिन हमने क्या कहा था? सत्य होने के लिए अटल सत्य होना जरूरी है। तो क्या संवृत है? तो क्या लिखोगे? संवृत, संवृत नहीं है।
नहीं है। बताओ, यहाँ तक बताओ कोई समस्या? क्या ये बात समझ में आई समव्रत क्यों नहीं है? क्योंकि 12 में से 6 घटाया तब तो 6 मिला, लेकिन 6 में से 12 घटा दो तब तो -6 मिल गया। माइनस के नंबर यहाँ कहाँ बैठे हैं? अब तुमको सर जी ऊपर नहीं किया था, अरे ऊपर करके देख लो, 4 में 2 जोड़ो 6 और 2 में 4 जोड़ो तब भी 6, तब तो वहाँ बैठा था। 6 में 10 जोड़ा तब भी 16, 16 और 10 में 6 जोड़ो तब भी 16, तब भी वो बैठा है। क्या आई बात समझ में? तो योग में समव्रत है और अंतर में समव्रत। अभी 2 और बची हैं, कौन कौन सी? गुणा और, चलो गुणे में चेक कर लो, गुणा के लिए चेक कर लो। गुणे के लिए कोई नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया और 5 ले लिया, 2 और 5 लिया तो 2 पंचे 10। एक बार में उत्तर मत दिया करो और कुछ क्रॉस करके देख लिया करो। और क्या ले लें? 7 3 ले लें, 7 यहाँ तो 10 20 में बैठा है और 21 20 में बैठा है, तो यानी ये कैसा है? समव्रत, समव्रत है। आई बात समझ में? यानी कि गुणा की क्रिया पर, संक्रिया पर ये समुच्चय समव्रत है। अब हाँ, मतलब यहाँ पर नंबर माइनस के लेना चाहते हो? नहीं तो समुच्चय तुमने कौन सा लिया है? धन पूर्णांक लिया ना, तो धन पूर्णांक में प्लस के माइनस के नंबर आ ही नहीं सकते। या तो समुच्चय बदल दो पूरा, तुम ये कहो कि ऋण पूर्णांक लें, तब उस हिसाब से आंसर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो भाग, भाग पर आओ, भाग में बनाओ, कौन सा नंबर लें? 10 भाग 2। 10 को 2 से भाग करो, कितना? फिर पलट कर जरूर देख लिया करो, एक बार में आंसर मत दिया करो। अगर 2 को 10 से भाग कर दें तो 1/5 आएगा। 2 को 10 से भाग करने का मतलब क्या है? 2 एक काम 2 पंचे कितना आ गया? 1/5। क्या ये धन पूर्णांक है? क्या धन पूर्णांक है? ये तो पूर्णांक ही नहीं है, धन तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये धन पूर्णांक नहीं है तो क्या यहाँ बैठा होगा? क्या इस संख्या में कहीं 1/5 आएगा? तो ये समव्रत। क्या बात समझ में आई? समव्रत नहीं है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये नोट करो, वो एग्जाम्पल पढ़ा दें बस, खत्म। समुच्चय मतलब समूह, बहुत अच्छा पूछा गया। देखो बेटा, तुम लोगों ने पूछा समुच्चय क्या होता है? समुच्चय मतलब समूह, कुछ संख्याओं का समूह। जैसे इस क्लास में 2 समुच्चय हैं, लड़कियों का समुच्चय यानी लड़कियों का समूह, लड़कों का समुच्चय यानी लड़कों का समूह। समुच्चय माने समूह, समझ गए? ग्रुप। एग्जाम्पल 5 को लगाना कैसे? प्रश्न में दिया गया है, दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं का समुच्चय। एक समुच्चय दिया गया है और समुच्चय को तुम्हें फील करना जरूरी है। उस समुच्चय में लिखा है 2 4 6 8 10 12 10। आगे की कहानी तुम समझ गए होगे कि क्या आने वाला है। यहाँ क्या क्या आ सकता है? 2 4 6 8 10 12 12 के बाद 14 14 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20। बस अब यहाँ पर एक बात और तुमको समझाते हैं कि समुच्चय का मतलब ही यही होता है कि जो तुमको दिखने लगे, कुछ बात बताएंगे और आगे की बात अगर तैयार हो जाती है, उसी को कहते हैं समुच्चय। उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय। जैसे हमने कुछ नाम लिया हो, तुम आगे के नाम बता सकते हो। जैसे हमने कहा विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, और आगे का एक नाम तुमसे पूछ दे, बता पाओगे? बताओ। हार्दिक पांड्या। तो ये कैसे नाम आया हार्दिक पांड्या? या किसी ने और कोई नाम अगर मन में सोचा हो तो ये कैसे नाम आ गया? नाम ऐसे आ गया कि समुच्चय कहता है कि जब आप कुछ एग्जाम्पल हमको दोगे तो उसी की परिभाषा के हिसाब से अगला एग्जाम्पल हम तुमको दे देंगे। तो जैसे हमने कहा, क्या कहा था? विराट, रोहित और रोहित शर्मा, मतलब एक ही हैं। विराट, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर। हमने 3 नाम लिए थे, तुम्हारे दिमाग में एक परिभाषा आ गई कि अच्छा क्रिकेट के बैट्समैनों के नाम बता रहे हैं। ये आई परिभाषा, तुमने अगला तुरंत बता दिया। नहीं बता दिया? हाँ बताया? अच्छा देखना, अगली परिभाषा तुम बना दोगे, राम लक्ष्मण भरत। समझे? इसी को कहते हैं समुच्चय। क्या समुच्चय समझ में आया? ऐसा ग्रुप जिसके कुछ अवयव हमको बता दिए जाएं
आगे के अवयव हमारे दिमाग में आ जाएं, उसी को कहते हैं समुच्चय। क्लियर हुआ? बाकी समुच्चय पढ़ने को मिलता है क्लास 11th में, पूरा चैप्टर है एक समुच्चय, 2 4 6 8 10 12 कुछ अवयव बताए गए, आगे के अवयव हमारे दिमाग में पट्ट से आ गए कि भैया ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, या ये कह सकते हैं सम संख्याएं चल रही हैं, वो भी प्लस में या माइनस में, तो ये काहे का पहाड़ा है, ये क्या है, ये सम धन पूर्णांक है। सम समझ गए? सम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ये क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, सम हो गई। धन मतलब प्लस के, और पूर्णांक मतलब पूरी पूरी, तो क्या है, लिख लो, सम धन पूर्णांक है। चलिए, ये तुमने समझ लिया कि समुच्चय का ये नाम है। अब प्रश्न में कह रहा है कि योग गुणा के सापेक्ष संवृत है, लेकिन अंतर और गुणा के लिए संवृत नहीं है। गलत लिखा हुआ, अंतर और भाग होना चाहिए। एग्जाम्पल में गलत लिखा हुआ, अंतर और भाग के लिए संवृत नहीं है, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले किसके लिए दिखाओगे? योग के लिए कह रहा संवृत है, कोई भी 2 अवयव ले लो। क्या ले लें? 4 + 8 ले लें, 4 8, और अगर 8 + 4 ले लें तो भी 12। और एग्जाम्पल लेना चाहते हो? 4 भी यहाँ था, 8 भी यहाँ था, जो फल मिला है 12 वो भी यहाँ है, तो संवृत। समझे? ये तो होगा योग का। फिर कह रहा था गुणे में, गुणा में दिखाओ। गुणे के लिए क्या लोगे? 4 लोगे, 8 लोगे, तो 4 8 और चाहे 8 और 4 ले लो तो 32, या और कोई नंबर ले लो, 5 और 2, 5 तो यहाँ ही नहीं, यहाँ से लेने। 4 और 2 ले लो, 4 और 2 कितना? 2 और 4 ले लो तो कितना? अगर 4 यहाँ से उठाया, 8 यहाँ से उठाया, तो कितना है? बताओ, रास्ते में कहीं 32 पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा, क्योंकि 32 भी एक सम संख्या है। ठीक, तो ये भी क्या है? संवृत। आज के बाद अगर संवृत पूछा जाएगा बता पाओगे? योग हो गया, गुणा हो गया। अब अंतर के लिए बता दो। अंतर के लिए बताओ। 2 में 4 जोड़ दो, 2 4 कितना होता है? नहीं, अंतर बता रहे हो ना, तो 4 - 2 कर लो। 4 में से 2 घटाओ, लेकिन 2 में से 4 घटाओ, क्या -2 यहाँ के बैठा है? संवृत। वेरी गुड। अब तुम लोगों की आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम लोग सीख गए हो। समझ गए? अंतर हो गया। अंतर के बाद भाग में आओ, कोई भी नंबर ले लो। 4/2 ले लें, बटे में लिख दो, चाहे चिन्ह लगा के लिखा दो। 4/2 कितना होता है? 4 भी यहाँ से उठाया, 2 भी यहाँ से उठाया, और जो उत्तर मिला है वो भी यहाँ था। लेकिन अगर 2/4 लिख दें तो 2 1 का 2 दूनी कितना बन गया? 1/, क्या 1/2 यहाँ है? संवृत नहीं है। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। इसीलिए बेटा आपको वो नोट लिखवाया था, ताकि एग्जाम्पल बहुत जल्दी समझ में आ जाए।